वेलकम बैक टू लिसेस लॉ एंड लीगल। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है लॉ के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें इसका नेचर, डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, ये चार चीजें देखेंगे आज हम कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या नेचर यानी प्रकृति है, इसके क्या डेफिनेशंस है, किन किन तीन मेन जो ज्यूरिस्ट हैं उनका डेफिनेशन हम देखेंगे। तीसरी चीज हम देखेंगे इसका स्कोप क्या है, और फाइनली आज हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या इम्पोर्टेंस है। तो लेट्स बी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये जानें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता हुई कि हम प्रशासनिक विधि का विकास हुआ। इसकी कैसे आवश्यकता पड़ी या क्या जरूरत थी कि हमने प्रशासनिक विधि के लिए जानना शुरू किया। तो प्रशासनिक विधि का जो विकास था वो प्रशासनिक जो प्राधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो होती है, उनकी शक्ति और कार्यों में अभिवृद्धि का सीधा परिणाम था। और जो मॉडर्न पीरियड है इसमें जो स्टेट का कॉन्सेप्ट था उसमें बहुत चेंजिंग आया। जो स्टेट का कार्य था उसके संबंध में पहले जो सोच थी वो व्यक्तिवादी थी और अहस्तक्षेप सिद्धांत, जिसे लेसे फेयर थ्योरी कहते थे, उसको राज्य ने मानने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राज्य की पहले यही पॉलिसी थी। आज जो मॉडर्न स्टेट कॉन्सेप्ट है उसमें हम कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, लेसे फेयर की बात करते हैं, और इसी को मान्यता मिलती चली गई। और हर स्टेट जो है आज अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहता है, उसका डेवलपमेंट करना चाहता है, उसके सोशल और इकोनॉमिक, उसके हर उस मतलब जिससे उसकी राज्य के लोगों का कल्याण हो सके, वो सारे के सारे कार्य करना चाहता है और उसकी तरफ इंगित है। अपने लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार से अब उम्मीद की जाती है कि राज्य और देश उनकी हर प्रकार की, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, यानी एक वेलफेयर स्टेट में सभ्य समाज में जैसे लोगों को सुरक्षा और सम्मान मिलता है वैसे ही उन्हें प्रदान की जाए। अब ये राज्य भी चाहता है। तो इस जो विचारधारा थी इसका इतना अधिक व्यापक प्रभाव हुआ कि प्रशासनिक प्रक्रिया और प्रशासनिक विधि का जो विकास था वो इसी पर डिपेंड होती चली गई। और आज की डेट में जो प्रशासनिक विधि है उसके बहुत सारे कारण हुए कि कहीं ना कहीं हम इसको निरंतर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जैसे जैसे सभ्य समाज के लिए हम सोचेंगे वैसे ही प्रशासनिक विधि का विकास होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो प्रशासनिक विधि है वो संबंध रखती है राज्य के ऐसे व्यक्तियों से जो उस राज्य के या उस देश के प्रशासन को संभालते हैं, एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं चेंज इन द फिलॉसफी एज द रोल प्लेड बाय द स्टेट। क्योंकि अब जो है वो दर्शन बदल चुका था राज्य का। द ट्रेडिशनल एंड मिनिमम फंक्शन ऑफ अ स्टेट इज डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। नाउ इट इज बीइंग एक्सटेंड टू वेलफेयर स्टेट, जो कि अब एक वेलफेयर स्टेट में एक्सटेंड हो चुका था। सो देयर इज ए डिमांड बाय द पीपल, लोगों की यह मांग थी द गवर्नमेंट मस्ट सॉल्व देयर प्रॉब्लम, क्योंकि अब राज्य का कॉन्सेप्ट आ चुका था। हमने अपने सारे पावर, सारी चीजें अब जब पब्लिक चुन रही है तो उसी गवर्नमेंट से उम्मीद करती है कि आप हमारी प्रॉपर्टी की, हमारे बॉडी की, हमारे सभी चीजों की सुरक्षा करें, हमारे सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, रादर देन मेयरली डिफाइन देयर राइट्स। उनके कुछ अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सारी चीजों की सुरक्षा करने का अधिकार अब राज्य का था। उन अधिकारों को द बर्डन ऑफ ईच ऑफ द ऑर्गन्स द गवर्नमेंट इंक्रीज्ड, और ये सारी की सारी जो अपेक्षाएं थी लोगों की वह सरकार पर बढ़ती जा रही थी, और इस बढ़ते हुए दबाव को सरकार पूरा तो झेल नहीं सकती थी। तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ा, अपनी शक्ति को जब उसने बांटा
छोटे छोटे ऑर्गन्स में। तो यही जो है जन्म होता है एक एडमिनिस्ट्रेशन का। राज्य को अपने प्रशासन को नियंत्रण करना था, उस पर कंट्रोल करना था, क्योंकि अगर हमने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाई, एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया, तो उस ऑर्गेनाइज को रूल्ड करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए हमें एक ऐसे विधि की आवश्यकता पड़ी जो कि उस पर नियंत्रण रखती, उसका संचालन करती और उसी विधि की देखरेख में ये सारे कार्य होते। तो ये रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ग्रोथ करने का। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जानने से पहले हम ये समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जो पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, ये तीन क्या है? पार्लियामेंट के तीन पार्ट होते हैं, संसद के तीन अंग होते हैं, जिसको व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका कहते हैं। व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, जो कि कानून बनाने का कार्य करती है। इसमें सेंट्रल में स्टेट लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट में आ जाती है विधान परिषद और विधानसभा। ये अपने राज्य के लिए कानून बनाती है और सेंट्रल जो होती है वो पूरे देश के लिए लॉ बनाती है। सेकंड आता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम जो होता है वो बनाए गए जो भी रूल जो भी रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, जो भी एक्ट लाए जा रहे हैं, अगर उनपे कोई केस आता है या उनपे कोई मनमाना आर्बिट्रेटरी एक्शन होता है या लगता है जुडिशरी को कि ये गलत है, तो वो अपना उस पर डिसीजन देती है, यानी उसको जज करने का काम जुडिशरी का होता है। थर्डली इम्पोर्टेंट बॉडी जो है वो होती है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। हमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ना होता है वो कार्यपालिका के बारे में ही पढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये वो बॉडी होती है जो कि उस बनाए गए मतलब नियम को, एक्ट को अप्लाई या लागू करती है। जैसे अब पासपोर्ट अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ये क्या करती हैं? पासपोर्ट अथॉरिटी जो होती है वो आपके लिए बनाई गई है, हमारी सुख सुविधा के लिए बनाई गई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये हमारे लिए बनाए गए हैं। तो ये सारे क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये सेंट्रल के द्वारा बनाए गए एक्ट हैं जो कि आम पब्लिक की सुरक्षा और उनके भलाई के लिए बनाए गए हैं। ऐसे ही स्टेट जो होती है वो अपने यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटी है, नगर निगम जिसको कहते हैं, वो बनाती है। तो उनका काम क्या होता है कि वो जो राज्य में जो नगर निगम के जो कार्य हैं उनको देखे, उनको संभाले। तो एग्जीक्यूटिव इन सारी चीजों को पावर देके अप्लाई करा देता है कि आप ये काम करेंगे। लेकिन अगर ये जो अदर अथॉरिटीज हैं जैसे नगर निगम बोर्ड है, अगर वो कोई गलत काम करती है या उसके द्वारा कोई लॉस होता है या वो अथॉरिटी कोई ऐसा अननेचुरल वर्क करती है जो कि नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है अपने ही लोगों के साथ या आम पब्लिक के साथ, तो इनके बारे में जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही डील करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील विद द पावर एंड फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पावर और फंक्शन के बारे में। द मैनर इन विच द पावर आर टू बी एक्सरसाइज एंड रेमेडीज विच आर अवेलेबल टू अग्रीव्ड पर्सन। अग्रीव्ड पर्सन जिसको कि कोई भी नुकसान हुआ है उसको वो अवेलेबल कराती है, उपलब्ध कराती है सभी प्रकार के उपचार जो भी उसके अगेंस्ट में उसको मिल सकते हैं। When those powers are abused by these authorities, जो अथॉरिटीज उसको नुकसान पहुंचाती है उसके अगेंस्ट जो भी उपचार होता है वो सारी चीजें ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में उसको प्रोवाइड की जाती है, ये वो बताती है। ये ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कई तरह के लॉ होते हैं, तो ये पब्लिक लॉ का ही एक ब्रांच होता है। जैसे हम पर्सनल लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं, ऐसे ही ये पब्लिक लॉ है। इसमें क्या है? हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं प्रशासनिक विधि का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है।
तो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसमें हम बात करते हैं नेचुरल जस्टिस के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में। पावर इज कन्फर्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव बाय लॉ। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी होता है वो लॉ के द्वारा ही दिया गया इसमें होता है। नो पावर इज एब्सोल्यूट और अनकंट्रोल्ड, कोई भी जो शक्ति है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, नेचुरल जस्टिस के अंदर ही चलेगी। There should be reasonable restrictions on exercise of such powers depending on the solution. सारे के सारे रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इसमें हम पढ़ते हैं कि वो क्या क्या चीजें हैं। साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं, जैसे प्रशासकीय शक्तियों का अगर कोई दुरुपयोग हो रहा है तो उसके अंतर्गत हम क्या रेमेडीज हमें मिलती हैं। तो इसमें रिट के बारे में आपको 5 तरह के रिट जो हैं वो दिए गए हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। प्रोसेस संबंधी अगर कोई नेचुरल जस्टिस जैसे मैंने बताया उसकी अगर कोई बायसनेस होती है या कोई बात होती है तो उस थ्योरी उस प्रिंसिपल्स को हम जानते हैं। सेंट्रल स्टेट के अपने अथॉरिटी द्वारा अगर कोई चीज किया जाता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई चीज होती है तो इसके प्रति क्या किसकी लायबिलिटी बनती है ये देखते हैं। साथ ही इसका जो स्कोप है वो बहुत अच्छा खासा है और इसमें आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स है और अदर ट्रिब्यूनल अथॉरिटीज है, लेबर कोर्ट है, इन सब सारी चीजों के बारे में हम जो है केंद्रीय राजस्व बोर्ड सब कुछ सीखते और देखते हैं। और साथ ही इसका स्कोप बहुत ही वाइडर है, जो कि इसके अंतर्गत इसके विचार क्षेत्र में हम सारी चीजों को समझते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रिगार्डिंग दी गई हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं केसी डेविस की। इन्होंने कहा कि इट इज ए लॉ कंसर्निंग द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। सेकेंडली हम बात करते हैं अल्बर्ट वेन डाइसी, एबी डाइसी जिन्हें कहते हैं। ये कहते हैं द पार्ट ऑफ नेशन लीगल सिस्टम डिटरमाइनिंग द लीगल स्टेटस एंड लायबिलिटीज ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। थर्डली बात करते हैं हम आइवर जेनिंग्स की, जो कहते हैं लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइनिंग पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये तीनों डेफिनेशंस तो सबने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ऑफिशियल्स और लायबिलिटीज के बारे में ही बात किया है। सिर्फ उनकी डेविस ने पावर एंड प्रोसीजर की बात की है, एबी डाइसी ने डिटरमाइनिंग किया है लीगल स्टेटस और लायबिलिटीज स्टेट ऑफिसर्स के रूप में, और जेनिंग्स ने कहा है डिटरमाइनिंग पावर किसकी, ड्यूटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की। तो तीनों ही जो ये डेफिनेशन है वो टोटली बात करते हैं ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के बारे में, उनके कंट्रोल, उनकी पोजीशन, उनकी लायबिलिटीज और उनकी जो भी क्षमताएं हैं, उनके जुरिडिक्शंस हैं, उनके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बात करता है। सो फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील विद 4 एस्पेक्ट्स, 4 चीजों के बारे में जो डील करता है मोस्टली। कंपोजिशन एंड द पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, कंपोजिशन बताता है इसके बारे में, पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के बारे में। फिक्स द लिमिट्स ऑफ द पावर्स ऑफ दीज अथॉरिटीज, इनकी जो भी सीमाएं हैं इन शक्तियों की, उन अथॉरिटीज की, उन्हें बताता है। डिस्क्राइब द प्रोसीजर, ये प्रक्रिया बताता है टू फॉलो बाय द दीज अथॉरिटीज, जो कि अपने अधिकार का प्रयोग कर रही हैं, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से ही करेंगी। कंट्रोल्स दीज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज थ्रू जुडिशियल एंड अदर मीन्स। तो फाइनली आज का सेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये सेशन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।